हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, उसके बारे में अपना ये सेकंड वीडियो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म जो होता है वो क्या होता है, और फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में भी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो दोनों अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है तो सेकंड वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जो है वो फेडरलिज्म क्या होता है उसका मीनिंग आपको समझना है, उसके बाद इसके की फीचर्स जो काफ़ी एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो की फीचर्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले काइंड्स ऑफ फेडरेशंस, यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ फेडरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ फेडरेशन भी इनको कहा जाता है, या यहाँ पे हम ये क्वेश्चन भी होता है टू रूट्स ऑफ फेडरेशंस भी इनको कहा जाता है, टू रूट्स ऑफ फेडरेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है टू रूट्स ऑफ फेडरेशन जो है वो कौन से है। तो ये दोनों रूट आपको याद रखने हैं फेडरेशन के। दोनों रूट कौन से, एक रूट तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा वाला है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दोनों रूट जो है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो हम पहले फर्स्ट जो रूट है उसके बारे में पढ़ते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कि जब कोई भी कंट्री जो है वो फॉर्म हो रहा होता है या इंडिपेंडेंट होता है तुरंत ही, तो वो किस तरह से एक फेडरेशन बना था, या उनका जो फेडरेशन था उसका टाइप क्या था उसके बारे में, या कौन सा रूट था जिसके ज़रिए वो यूनाइट हुए थे या एक कंट्री बने थे। तो काइंड्स ऑफ फेडरेशन को रूट्स ऑफ फेडरेशन भी बोला जाता है। टू रूट्स ऑफ फेडरेशन है या फेडरलिज्म है। तो सबसे पहले वाला जो है वो है नंबर 1 जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन। द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन दे ओवन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। यहाँ पे सिंपल सा कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो अपनी मर्जी से साथ में मिलते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं, यानी बड़ा कंट्री बनाते हैं। तो सिंपल सा आप समझ सकते हो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन से आप समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से अपने साथ में आए। क्यों आए इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि उस टाइम में मीन्स एक तरह से अगर हम देखें कोई भी स्टेट्स जब मिल के बड़ा स्टेट बना लेते हैं या एक बिगर कंट्री बना लेते हैं, तो उन पे फिर मीन्स एक तरह से उस कंट्री की जो अगर हम देखें तो अटैक जो होता है, मीन्स फॉरेन जो अटैक, या कोई कंट्री जो होता है कि ये कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके वो अटैक कर सकता है। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट मिल के बिगर यूनिट बना लेते हैं तब जो होता है वो फॉरेन जो कंट्रीज़ होते हैं या इन कंट्री पे अटैक करने की जो सोचने वाले कंट्री होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। मीन्स अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो ये जब यूएसए जो था, ये एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। यूएसए जो है एक इसी तरह का बिगर यूनिट बना कि सारे इंडिपेंडेंट स्टेट मिलके अपनी मर्जी से वो मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल भी यहाँ पे यूएसए हो गया। तो ये आपको एक एग्जांपल भी याद रखना है, यूएसए यहाँ पे आप याद रख रहे हो। दूसरा एग्जांपल स्विट्जरलैंड, वो भी आप याद रख सकते हो, स्विट्जरलैंड। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है उसके बारे में देखते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आपको दोनों नाम से याद रखना है। कमिंग टुगेदर मीन्स अपनी मर्जी से वो साथ में आके मिलते हैं और बड़ा एक यूनिट बनाते हैं या बड़ा कंट्री एक बनाते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन नाम से आप समझ सकते हो। दूसरा वाला जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, आप समझ सकते हो। होल्डिंग का मतलब आप समझ सकते हो, होल्डिंग का मतलब होल्ड करना। मीन्स जो अपनी मर्जी से नहीं आए, जिनको एक तरह से देखे तो होल्ड करके, मीन्स ज़बरदस्ती इनको पकड़ के एक कंट्री के अंदर इनको मिलाया गया, इसलिए इनको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस भी कहा जाता है। तो होल्डिंग से आप समझ सकते हो, होल्ड मीन्स ज़बरदस्ती। पहले वाले में तो अपनी मर्जी से वो मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। दूसरे वाला जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मीन्स वो होल्ड करके रखते हैं इनको ज़बरदस्ती। ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो इसमें होल्डिंग टुगेदर मीन्स ये अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। इनको कंट्री जो होता है अपनी मीन्स जो पावर जो होती है, पहले वाले में जो स्टेट्स में जो पावर जो डिवाइड की हुई थी वो इक्वल पावर थी। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें तो सभी स्टेट्स की या सभी स्टेट्स में इक्वल पावर होती है, सभी बराबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर अपने कंट्री की अगर हम बात करें होल्डिंग टुगेदर में, हम एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, या होल्डिंग टुगेदर का अगर एग्जांपल आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे इंडिया लिख सकते हो। या इंडिया जो है, क्यों अगर आप बात करें अपने कंट्री की, इंडिया में जो किस टाइप की फेडरेशन बनी थी,
तो वो हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और इंडिया जो है या एक बड़ा जो कंट्री है वो डिसाइड करता है अपनी पावर को, क्योंकि अपनी पावर को वो डिवाइड कर देता है स्टेट्स में, और उन स्टेट्स में भी इक्वल पावर डिवाइड नहीं करता है वो। कई स्टेट्स होते हैं जिनमें स्पेशल स्टेटस होता है, कुछ स्टेट होते हैं जिनमें ज़्यादा उनके पास में पावर होती है, कुछ में कम होती है, तो इक्वल पावर इसमें नहीं रहती है। तो दोनों रूट आपको अच्छे से याद रखना है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, इसका यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसका इंडिया हो गया एंड स्पेन हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, वोट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, या इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री क्यों है। तो इसके बारे में अपना ये टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। देखो सिंपल सीख है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो टू टीयर सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रोवाइड किया गया है या इसको दिया गया है। लेकिन सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो थ्री टीयर सिस्टम है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड टाइप का जो टीयर है लोकल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर यहाँ पे फेडरलिज्म का हमने मतलब ही समझा था, या फेडरल कंट्री कौन सा होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा टीयर होंगे, वो हो गया फेडरलिज्म, या वो अपनी पावर को डिवाइड करते दो या दो से ज़्यादा टीयर में या लेवल में। तो इंडिया जो है वो, इंडिया में टू से ज़्यादा जो टीयर है, जैसे कि सेंट्रल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद में ये पहले जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टू टीयर सिस्टम जो था उसको ओरिजिनली प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद में इंडिया के अंदर थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म, थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म का मतलब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायत हो गई या म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, तो लोकल में कौन सी आती है, हमारी जो पंचायत होती है, और जो सिटीज़ के अंदर सिटी में जो होती है म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल जो होता है वो। तो थर्ड टीयर जो था वो फेडरलिज्म में बाद में उसको ऐड किया गया कि लोकल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट भी होगी, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ भी होगी। उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद इन थ्री लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है तीनों लिस्ट के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी पावर को डिवाइड कर देता है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। और तीन लिस्ट जो है, ये तीनों लिस्ट आपको अच्छे से याद रखनी है कि वो अपनी पावर को इन थ्री लिस्ट जो होती है, तीन लिस्ट होती है, उसमें डिवाइड कर देता है कि कौन सी पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में रहेगी और कौन सी पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगी। तो इन तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इसमें पहली लिस्ट दी हुई है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन सी होती है, यूनियन का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन कौन सा हो गया, सेंट्रल। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं या कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, तो वो सब्जेक्ट जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है या देश के लिए बहुत मायने रखते हैं, ऐसे सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंदर डाले जाते हैं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो इस तरह के डिफेंस सिस्टम हो गया। तो ये सारे जो है वो यूनियन लिस्ट में, क्योंकि एक करेंसी का हो गया या फॉरेन अफेयर्स हो गया या डिफेंस हो गया, तो इनमें पूरे कंट्री के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है, या इनको लेके अगर कोई रूल बना सकता है, रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद में है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो होती है वो कंटेन करती है सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। जो स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट को लेके
या लोकल जो इम्पोर्टेंस है तो है उनको लेके इस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट वो ऐड किए जाते हैं। यानी जो स्टेट हो गया या लोकल इम्पोर्टेंस रखने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं तो वो सारे, जैसे कि पुलिस जो है वो पुलिस प्रत्येक स्टेट की अलग अलग पुलिस है, पुलिस जो होगी प्रत्येक स्टेट की अलग होती है। तो क्योंकि स्टेट को ये जो है ये वाला जो सब्जेक्ट है पुलिस वाला वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और अलग अलग जो स्टेट से या लोकल इम्पोर्टेंस जो रखते हैं वो सारे इस स्टेट लिस्ट के अंदर ऐड किए हुए। उसके बाद में इसमें जो थर्ड एक लिस्ट जो और दी हुई है कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों जो लिस्ट थी कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर डाले जाते हैं, दूसरा स्टेट लिस्ट, स्टेट वाले या लोकल इम्पोर्टेंस वाले सारे जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर डाले जाते हैं। अब जो है वो हम पढ़ते कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमन इंटरेस्ट वाले, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता है या दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक रूल बनाता है कि जैसे कॉन्करेंट लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट, जो यूनियन गवर्नमेंट अगर रूल बनाती है तो स्टेट जो है वो उसको मीन्स मानती नहीं है, क्योंकि दोनों की इसमें सहमति होनी जरूरी है। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है दोनों मिल के कॉन्करेंट जो लिस्ट है या कॉन्करेंट जो कॉन्करेंट लिस्ट मानने वाले सब्जेक्ट है वो ये सारे इन जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पे रूल्स है रेगुलेशन है वो ये दोनों मिलके बनाएंगे। तो कॉन्करेंट लिस्ट के यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे एजुकेशन को लेके अगर रूल बनाना है तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है वो मिलके बनाती है। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया एंड सक्सेशन हो गया। तो इस तरह के सारे जितने भी सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। तो दोनों जो पहले वाली दोनों लिस्ट थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट, सिंपल सा का आप यहाँ पे समझ सकते हो सिंपली कि इसमें वो सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद में इसके बाद में एक और लिस्ट है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं, फिर अगर इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट जो बच जाते हैं तो वो किस लिस्ट के अंदर फिर ऐड किए जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में, पीछे हमने जो तीनों लिस्ट जो थी कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, तो जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में ही नहीं आए या तीनों लिस्ट में इन सब्जेक्ट का नाम नहीं आया तो वो फिर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर डाले जाते हैं। और एनी अदर मैटर दैट अराइज विद पैसेज ऑफ टाइम, या कोई भी नया कोई अगर सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि अभी नया जो है वो आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया सेक्टर है, कम्युनिकेशन वाला जो है कम्युनिकेशन है, तो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर आता है क्योंकि ये पहले था नहीं और अभी नया सब्जेक्ट ये जुड़ा है। तो जितने भी सब्जेक्ट नए जो ऐड किए जाते हैं वो सारे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो तीनों लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट जो है वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर डाले जाते हैं। तो आप याद रखना तीनों लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी यूनियन लिस्ट क्या होती है, जिसमें सारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं ऐसे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर डाले जाते हैं। और स्टेट लिस्ट के अंदर जो लोकल या स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं वो स्टेट के अंदर डाले जाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी थी, जिनमें कॉमन इंटरेस्ट होता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का। उसके बाद में रेसिड्यूरी जो है सब्जेक्ट जो इन तीनों में नहीं आते हैं और इन तीनों में नहीं आते हैं वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में ऐड किए जाते हैं।